Let's start. So, dear participants, today our topic is business letters. Business letter is a very important part of our business writing course, and no business writing course is complete without mentioning what is a business letter, what are memorandums, and then reports. ठीक है, और प्रपोजल राइटिंग, तो ये क्रक्स होते हैं किसी भी बिजनेस राइटिंग कोर्स के हवाले से. तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, आई वुड लाइक टू नो, आप में से कोई ऐसा शख्स या कोई एक ऐसा पार्टिसिपेंट जो कि किसी कंपनी में जॉब कर रहा है या उसने अपना एक सेटअप बनाया हुआ है और उसे अपने लेटर्स के ज़रिए अपने बिजनेस को प्रमोट करने का मौका मिलता है और उसको इसमें काम करना पड़ता है, और उसके कोई सवाल हो इस हवाले से, बिजनेस लेटर के हवाले से, तो हमारी डिस्कशन ज़्यादा रेलिवेंट और ज़्यादा पर्टिनेंट हो जाएगी. एनीवन? ओके, किसी को मौका नहीं मिल रहा अभी बिजनेस लेटर्स के हवाले से. ओके, फाइन. चलिए हम इसको फिर एक देखते हैं कि बिजनेस लेटर है कि, और एक एग्जाम्पल किया. देखिए, जैसे हम सोशल लेटर लिखते हैं और लोगों के साथ अपनी पर्सनल चीज़ें या लोगों के बारे में हम जानते हैं और एक अपना रिलेशनशिप उनके साथ बिल्डअप करते हैं. सेम गोज विद द बिजनेस. अगर आप कल को एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करती हैं या आप अपना एक फॉर्मल बिजनेस स्टार्ट करती हैं, तो जाहिर है कि आपको अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में या अपनी एज अ टीचर अपनी सर्विसेज के बारे में कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूट्स को, स्कूल्स, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करना पड़ता है. तो जो आप लेटर अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट के बारे में लिखेंगी वो बिजनेस लेटर कहलाएगा, और ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो आप अपनी तरफ से अपने क्लाइंट्स को या अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स से होते हैं, आप उनको भेजती हैं और उनको बताते हैं कि जी वाई दे शुड हायर योर सर्विसेज और योर प्रोडक्ट्स वगैरह. ठीक है, वो आपके प्रोडक्ट्स को क्यों परचेज करें, आपकी सर्विस को क्यों हायर करें. सिमिलरली आपने कहीं से शूज़ वगैरह लिए, शूज़ में प्रॉब्लम आ गया, अभी तो आप देखें कि कंज्यूमर कोर्ट्स भी हैं, वहाँ पे चले जाते हैं और आप कंपनी को भी लिख सकते हैं. तो जो आप वो लेटर लिखेंगी वो लेटर ऑफ कंप्लेंट होगा. कोई खुश होता है कि आप किसी की कामयाबी पे खुश होते हैं, आप उसे लेटर ऑफ कांग्रेचुलेशन लिखती हैं. किसी की डेथ के ऊपर आप किसी को 2-4 लाइन लिखती हैं, लेटर ऑफ कंडोलेंस होता है. तो ये सारे के सारे आपके वो बिजनेस लेटर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं. इसमें जैसे आप नीचे देख रही होंगी कि जो कवर लेटर्स हैं वो भी आपका बिजनेस लेटर की एक फॉर्म है. कवर लेटर हम कहाँ पे लगाते हैं? जब हम रिज्यूमे या सीवी कहीं भेज रहे होते हैं तो हम एक कवर लेटर लगाते हैं. अभी तो ईमेल लिखते हैं, अगर फॉर्मल लिखते हैं तो उसमें एक हम लेटर टाइप करके लगाते हैं, और जो ईमेल है वो भी कवर लेटर का काम करती है. तो उन मौके के ऊपर आप देखें, आपको ज़रूरत पड़ती है बिजनेस लेटर्स की. थैंक यू के लेटर, आपको कहीं जॉब मिल जाती है, आपकी प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो जाती है, आपकी सर्विस को अप्रिशिएट किया जाता है, आपकी प्रमोशन होती है, तो आप थैंक यू लेटर्स वहाँ पे लिखती हैं. कंप्लेंट लेटर्स का हमने पहले जिक्र कर लिया. एडजस्टमेंट लेटर्स होते हैं जब कंपनी आपकी जो प्रोडक्ट उसने आपको सेल की है उसके बदले में आपको रिप्लेसमेंट देती है या पैसे वापस करती है, तो वो एडजस्टमेंट लेटर्स कहलाते हैं. बैड न्यूज़ लेटर्स होते हैं, जैसे किसी को जॉब से निकाला जाता है, ठीक है, तो वो बैड न्यूज़ लेटर्स की कैटेगरी में आते हैं. एक्नॉलेजमेंट लेटर्स, आपको एक लेटर कंपनी से मिलता है, आप उनको बता दें कि यस आई हैव रिसीव्ड योर लेटर. आपको जॉब लेटर मिला, आपने उसकी रिसीविंग की, तो वो भी एक्नॉलेजमेंट लेटर्स की कैटेगरी में आएगा. मेमोरेंडम जो है ये लेटर्स बेसिकली होता है फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन. तो ये इंटर ऑर्गेनाइजेशनल डॉक्यूमेंट होता है, जबकि जो मेमोरेंडम होता है ये बेसिकली इंटरनल होता है. ये इंट्रा कम्युनिकेशन होती है विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द सेम, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट. जो आप चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं वो मेमोरेंडम के बारे में है, और वो हम आगे एक अलग टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे. कंग्रेचुलेटरी लेटर्स हमने शुरू में डिस्कस किया. किसी की कामयाबी पे आप उसे जो लेटर लिखते हैं तो वो लेटर क्या होने चाहिए, उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. इसमें जो 7 सीज़ हैं जो हमने बहुत डिटेल में गो थ्रू की थी, उनका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है. मैंने आपसे बताया था कि आप जो भी राइटिंग में जाएंगी, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, या आप
प्रेजेंटेशन डिलीवर करेंगे किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो ये 7 C's आपका इंटेग्रल पार्ट है। इनका बगैर आपकी राइटिंग और स्पीकिंग दोनों इफेक्टिव नहीं हो सकती, वो रैंडम रहेंगी और इसके अंदर एक लूज एलिमेंट रहेगा। तो हम इसकी भी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके ऊपर 2 क्लासेस चीज़ें डिस्कस की हैं। करेक्टनेस से क्या मुराद है कि आप जो भी मटेरियल लिख रही हैं, आपका जो भी कंटेंट है वो ठीक होना चाहिए, उसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ना हो जो बाद में गलत साबित हो, जिसके बारे में आप नहीं जानती हैं और फिर भी आप उसके बारे में चीज़ें लिख रही हैं। कंप्लीटनेस, मुकम्मल होना चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपसे मांगी गई है वो अधूरी नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें मुकम्मल हो, मुख्तसर हो। कंक्रीटनेस, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आपने उसमें बात की हो। क्लियर होना चाहिए, वर्ड्स जो हैं वो आपके स्पेसिफिक होने चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स को अवॉइड करना चाहिए। उसमें कर्टसी के एलिमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पोलाइटनेस होनी चाहिए। और कंसिडरेशन से मुराद ये है कि आपका जो रीडर है आप उसको कंसिडर करें, उसके मर्तबे को कंसिडर करें, उसकी पोजीशन को कंसिडर करें। वो बेशक आपका क्लाइंट है, बेशक आपका बॉस है, बेशक आप उसको जानती हैं या नहीं जानती, लेकिन आप उसके मर्तबे के मुताबिक एक अच्छी लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ करेंगी। दैट इज़ कॉल्ड कंसिडरेशन। कर्टिसी और कंसिडरेशन बेसिकली थोड़ी सी ओवरलैपिंग है। इसके पार्ट्स क्या होते हैं? अभी चूँकि वो प्रिंटेड लेटर हेड्स हर कंपनी में प्रिंटेड होते हैं, तो इसलिए आपकी बहुत सारी वो मुश्किल आसान हो जाती है। आपने उसके इनसाइड एड्रेस से स्टार्ट करना होता है, सैल्यूटेशन देनी होती है, बॉडी ऑफ द लेटर और कंक्लूड करना होता है। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि उसके पार्ट्स कौन-कौन से हैं। तो ये 6 पार्ट्स जो हैं वो उसके कंपल्सरी पार्ट हैं, यानी कि हेडिंग टॉप के ऊपर जो कंपनी नेम लिखा होता है। इसी तरीके से जब आप रिज्यूमे भेजती हैं या आप सीवी लिखती हैं, तो टॉप के ऊपर आप अपने बारे में लिखती हैं, आपका नाम क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, ठीक है? और मज़ीद अगर कोई आपकी केबल है या फैक्स नंबर है तो वो भी आप उसके अंदर मेंशन करती हैं। दैट्स कॉल्ड हेडिंग। हेडिंग के बाद रिसीवर्स एड्रेस आता है। इसको इनसाइड एड्रेस भी कहते हैं, यानी जिसको आप भेज रही हैं लेटर, उसका यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस आता है। लाइक आपका जो हेडिंग है उस तरीके से ये भी आता है। इनसाइड एड्रेस इसको इसलिए कहते हैं कि आपने देखा होगा कभी ऐसे एनवेलप्स हैं जो कि दरमियान में ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो जब आप फोल्ड करते हैं तो वो आपका जो रिसीवर का एड्रेस है वो उसमें वाजे होना चाहिए। तो आपको दोबारा एनवेलप पे आपको एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके नीचे डेट आती है, डेट के बाद सैल्यूटेशन आती है जिसको हम ग्रीटिंग भी बोलते हैं। और बिजनेस लेटर्स के अंदर जो है वो डियर सर या डियर मैडम, उसके ज़रिए हम चीज़ें स्टार्ट करते हैं। और जब हम डियर सर या डियर मैडम लिखते हैं तो उसके बाद हम कॉलन लगाते हैं। जो हमारा नॉर्मल सोशल लेटर्स है वहाँ पे हम सेमी कॉलन लगाते हैं, लेकिन जो बिजनेस लेटर है उसमें हम कॉलन लगाते हैं। लेकिन बाद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अभी तक सेमी कॉलन लगाया जाता है, सॉरी, कॉमा लगाया जाता है। तो आपको देखना है कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रही हैं, आप स्कूल में जॉब कर रही हैं और आप अपनी प्रिंसिपल के बिहाफ पे, अपने डायरेक्टर के बिहाफ पे किसी दूसरे स्कूल को लेटर भेज रही हैं, तो आप प्रीवियस कॉरेस्पॉन्डेंस को ज़रूर कंसल्ट करें कि पहले किस तरीके से चीज़ें एड्रेस की जाती हैं। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर है, जो कुछ आपका मुद्दा है, जो आपका मैसेज है वो आप वहाँ पे लिखेंगी, सिग्नेचर करेंगी और उसके बाद आप उसको सेंड कर देंगे। इसके अलावा जो है आप, अभी मैं आपको एक उसके ऑप्शनल पार्ट से पहले दिखाता हूँ। ये आपके पास क्लियर आ जाएगा। ये देखें जी, ये इससे मैंने आपको दिखाने के लिए शो किया कि ये है आपकी जो इनसाइड एड्रेस है वो आप इस तरीके से लिखेंगी। ये कंपनी एड्रेस के तौर पे भी आ सकता है, ठीक है? ये आपकी हेडिंग है, इसके अंदर आप वो अपना लोगो वगैरह लगाएंगी। ये आप देखें, ये वो हेडिंग है और नीचे, इसके नीचे फिर आपका इनसाइड एड्रेस आता है। जैसे आपका ये लिखा हुआ एड्रेस कंप्लीटली आपका रिसीवर एड्रेस इसी तरीके से आएगा। अभी हम डिटेल में उसको भी थोड़ा देखेंगे। और ये देखें, लेटर के पार्ट सबसे ऊपर हेडिंग होती है, फिर आपका इनसाइड एड्रेस यहाँ पे आता है, फिर सैल्यूटेशन होती है, फिर सब्जेक्ट लाइन होती है, ये फिर आपकी बॉडी ऑफ द लेटर आती है। ऑप्शनल पार्ट्स में क्या होते हैं? सब्जेक्ट ऑफ लेटर, यानी कि सब्जेक्ट लाइन जो उसकी होती है, जिसकी हमने यहाँ पे बात की कि आप लेटर का सब्जेक्ट लिखती हैं। ऑप्शनल होता है लेकिन लिखना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ते ही दूसरे को पता चल जाता है
कि जी आपने क्यों ये लेटर लिखा है या मेमोरेंडम आपने क्यों लिखा है। रेफरेंस या फाइल नंबर सबसे नीचे टाइप्ड होता है कि किस फाइल से आपने उसको किया है, क्योंकि हर सब्जेक्ट के हवाले से, हर कंपनी के हवाले से, हर स्कूल के हवाले से आपकी फाइलें मेंटेन होती हैं। आपके कलर का उसमें इनिशियल्स वगैरह होते हैं। प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल आप ये चीज़ें भी लगा सकती हैं, अटेंशन लाइन भी लगा सकती हैं। अटेंशन लाइन जो है वो आपके इनसाइड एड्रेस के नीचे आती है। मसलन आपने लिखा सूफी ग्रामर स्कूल और आपने अटेंशन लिखा वाइस प्रिंसिपल। तो इसका ये मतलब है कि जब जब वो सूफी ग्रामर स्कूल में लेटर जाएगा तो वो दायरा प्रिंसिपल के पास जाएगा, और वो जब देखेगी खोल के कि ये वाइस प्रिंसिपल को एड्रेस है, तो उस लेटर को वो वहाँ पे आगे फॉरवर्ड कर देंगी, जिसका एक्शन है वहाँ पे। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यस ये ज़रूरी है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज ऑप्शनल पार्ट तो है, लेकिन बात चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पोस्टस्क्रिप्ट पीएस, इसका मतलब ये होता है कि जब आपने पूरा लेटर लिख लिया है और एंड में कोई बात रह गई है जो आप लिखना चाह रही हैं, जो इंपॉर्टेंट है, तो आप नीचे दो लेटर लिखते हैं पी और एस, पोस्टस्क्रिप्ट, और आप वो लाइन लिख देती हैं। ये ट्रेडिशन उस वक्त से चली आ रही है जब लेटर्स लिखने के लिए कार्बन कॉपीज और वो मैनुअल टाइपराइटर इस्तेमाल होते थे। अब चूंकि कंप्यूटर का ज़माना है, तो इसी जो भी चीज़ अगर आपके मिसिंग होती है तो आप लेटर को रीड्राफ्ट करके, करेक्शन करके, एडिट करके और आप उसको सेंड कर देते हैं। लेकिन चूंकि इसका ऑप्शनल पार्ट है तो हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज पोस्टस्क्रिप्ट। नेम एंड डेजिग्नेशन, ठीक है, आपका जो नेम एंड डेजिग्नेशन है ये उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। एनक्लोजर, आप उस लेटर के साथ कुछ चार्ट, कोई ग्राफ, कोई पेपर, कोई लिस्ट ऑफ अटेंडीज या कोई मेन्यू वगैरह कोई ऐसी चीज़ भेजना चाह रही है तो वो एनक्लोजर के अंदर आएगा। और टाइपिस्ट नेम, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं। लेकिन जिनके बगैर लेटर बिल्कुल इनकम्प्लीट होता है वो ये आपके 6 पार्ट्स हैं: हेडिंग, डेट, रिसीवर एड्रेस, सैल्यूटेशन, बॉडी एंड सिग्नेचर्स। अब ये देखें, ये एक कंप्लीट लेटर है। आप देखें कि ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये आपका हेडिंग है, ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने डेट डाली हुई है, ये रेफरेंस नंबर है, ये इनसाइड एड्रेस है, सैल्यूटेशन है, ये बॉडी ऑफ द लेटर है, ये क्लोजिंग है, और नीचे आपका सिग्नेचर एरिया है। ये मजीद एग्जाम्पल में भी आपको मिलेगा। ये आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन नोट्स की शक्ल में आपके पास चीज़ें आएंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। और भी मैंने ये चीज़ें दी हुई हैं। बिजनेस लेटर की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? लेटर ऑफ कंप्लेंट, जैसे हमने शुरू में जिक्र किया, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, आपने किसी दुकान से चीज़ खरीदी है, आप कंपनी को लेटर लिख सकती हैं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में ज़्यादातर लिखे जाते हैं। जब स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में मास्टर में एडमिशन लेते हैं, तो उनको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होता है। इसी तरीके से आपने एक स्कूल से जॉब छोड़ी, आपकी टर्म कंप्लीट हुई, आप दूसरे स्कूल में जाके जॉब करना चाहती हैं, तो आप अपने प्रिंसिपल से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेती हैं कि आई शुड बी रिकमेंडेड एंड माई क्वालिटीज शुड बी रिटन इन दैट रिकमेंडेशन, के मुझे अंदर क्या क्वालिटीज थी और मुझे क्यों दूसरे स्कूल में हायर किया जाना चाहिए, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मेरा एक्सपीरियंस कितना है। लेटर ऑफ रेजिग्नेशन, वी ऑल नो व्हाट इज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन। जब हम जॉब छोड़ते हैं तो हमें फॉर्मल एप्लीकेशन देनी पड़ती है। दैट एप्लीकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड लेटर ऑफ रेजिग्नेशन। रिज्यूमे का कवर लेटर, हमने इसके ऊपर बहुत दफ़ा बात की है, वो भी टाइप ऑफ बिजनेस लेटर्स है। नोट ऑफ थैंक्स हम किसी को लिखते हैं। नोटिफिकेशन ऑफ एरर, व्हेन एरर इज करेक्टेड, आपके पास कोई चीज़ आई है, कोई रिपोर्ट आई है, उसके अंदर आपको गलतियां मिली हैं, आपने गलतियों को करेक्ट किया है, तो आप उसके ऊपर भी करेक्टर दे सकती हैं। बहुत सारी काइंड्स हैं बिजनेस लेटर्स की, लेकिन ये चंद एक टाइप्स हैं, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ अ बिजनेस लेटर। क्योंकि अभी आपका वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है, इसलिए हो सकता है कि बास चीज़ों में आपको क्लैरिटी ना हो। थोड़े से ही चंद एक पॉइंट्स है बिजनेस लेटर के हवाले से। आपकी जो लेटर की अपेयरेंस है वो नीट कितना है, उसकी टाइपिंग कितनी अच्छी हुई हुई है, उसकी जो स्टेशनरी है उसकी क्या क्वालिटी है, उसके जो लेआउट है, जो देखने में उसका एक इम्प्रेशन है वो कैसा लग रहा है, और आपने लेटर के सारे पार्ट्स कंप्लीट लिखे हैं। ऐसा तो नहीं कि आपने सिग्नेचर मिस कर दी हो, आपने डेट मिस कर दी हो, आपने इनसाइड एड्रेस कंप्लीट ना लिखा हो, आपकी जो बॉडी ऑफ द लेटर है वो कंप्लीट ना हो।
तो वो चीज़ें आपने देखनी है, क्योंकि ये आपके इंप्रेशन दूसरे तक, आप खुद तो वहाँ पे मौजूद नहीं होते, लेकिन आपका लेटर आपकी जगह पे मौजूद होता है। तो इम्प्रेशन जो है वो आपका क्रिएट होता है आपके उस लेटर्स के ज़रिए। अच्छा, एक जो फॉर्मल लेटर होता है उसकी जो मेजरमेंट होती है वो तकरीबन 8/5 इंटू 11 इंचज़ की होती है, A4 साइज़ के हवाले से। और ये कहाँ से हमें पता चला? ये ISO 2016 में ये वहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है कि हर एक का प्रोसीजर क्या होना चाहिए। तो ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, उसमें के अंदर चीज़ें बताते हैं कि आपकी स्टैंडर्ड चीज़ें क्या होनी चाहिए जब आप एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें भेजते हैं। ISO प्रोसीजर बेसिकली कंपनी के अंदर के प्रोसीजर्स होते हैं। स्कूल्स भी ISO स्टैंडर्ड अचीव कर सकते हैं, बस अपनी तमाम जो आपकी अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको आपने रिटन फॉर्म में लिखना होता है, उनको अप्रूव करवाना होता है। मतलब आप एग्जामिनेशन करवाते हैं तो क्या तरीका होता है, क्या स्टेप्स हैं? आप एक टीचर हायर करते हैं तो उसके क्या स्टेप्स हैं? लेबॉर्ट्री के अंदर आपको एक्सपेरिमेंट करवाते थे, उसके क्या स्टेप्स हैं? तो हर चीज़ के राइटिंग के अंदर स्टेप्स होते हैं। और उसका मतलब ये होता है कि जब कोई बाहर से इवैल्यूएटर आता है, तो बजाय ये कि कोई टीचर एक्सप्लेन ना कर पाए, तो आपके पास रिटन में वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, आप वो उनको शो कर देते हैं। अच्छा, ब्लॉक स्टाइल बड़ा पॉपुलर है। ब्लॉक स्टाइल का क्या मतलब है कि हर चीज़ लेफ्ट मार्जिन के ऊपर लिखी जाती है, और जो मार्जिन है साइड के ऊपर वो नॉर्मली 1 इंच का पेज की साइड के ऊपर उसको छोड़ा जाता है। अच्छा, लेटर हेड को जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि लेटर हेड, व्हाट इज द लेटर हेड? इट इज़ अ प्रिंटेड हेडिंग व्हिच इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, लेटर में भी यही होता है, बिजनेस लेटर के और बिजनेस मेमोरेंडम के अंदर भी यही होता है। इसके अंदर कंपनी का नाम, उसका अगर लोगो है, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि गाड़ी बनी हुई है, कोई भी चीज़ है, तो आपका लोगो वहाँ पे आता है, आपकी कंप्लीट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती है। ठीक है, और ये एक कंपनी को, या अगर आप एक कंपनी रन कर रही हैं, आप ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं, आप टीचिंग कर रही हैं, आपकी एक एकेडमी है, तो उसके मुताबिक आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आती है। इसी तरीके से जो आपका इनसाइड एड्रेस है वो भी ऐसा ही होता है, जैसे आपका हेडिंग होती है उसी तरीके से आपका इनसाइड एड्रेस भी होता है। पहली लाइन के अंदर आप फुल नेम लिखती हैं, दूसरी लाइन के अंदर आपकी कंपनी का नाम आ जाता है, थर्ड लाइन में आपका स्ट्रीट एड्रेस आ जाता है, चौथी लाइन के अंदर आपका शहर या टाउन जो भी है वो आ जाता है। उसके बाद आपका स्टेट नेम और जिप कोड आ जाता है। स्टेट नेम से मुराद यहाँ पे हमारे कॉन्टेक्ट से हम ये ले सकते हैं कि कौन से सूबे से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। इसी तरीके से द एड्रेस शुड अपीयर अंडर द सेंडर्स नेम एंड शुड बी अलाइन टू द लेफ्ट, कि आपका जो एड्रेस है वो सेंडर्स नेम के पास आना चाहिए और लेफ्ट साइड के ऊपर उसको अलाइन किया जाना चाहिए। यूज द अप्रोप्रिएट कर्टेसी टाइटल। सैल्यूटेशन के अंदर आपका प्रॉपर कर्टेसी टाइटल होनी चाहिए, मिस्टर मिस ज़रूर लिखें। ठीक है, फॉलोड बाय द फर्स्ट नेम, या अगर कोई अपने इनिशियल लिखता है, जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे कल्चर में अल्लाह दिता वो मिस्टर AD अपने आप को लिखते हैं, तो वो अगर उसके प्रॉपर वो नाम के इनिशियल दिए हुए हैं तो आप उस इनिशियल को रखें। और अगर ख़वातीन हैं और आपको नहीं पता कि वो मिस है या मिसिज़ हैं, तो उसका हमेशा सेफ तरीका ये होता है कि आप MS, ये आपको नज़र आ होगा MS, वो लिखें और आगे फुल स्टॉप डालें। इसे रीड करते हैं मिस, और ये मिस और मिसिज़ दोनों की जगह पे आप ये एक वर्ड इस्तेमाल कर सकती हैं। बिज़नेस लेटर्स ऑफन रिक्वायर एटलीस्ट 2 टाइटल, एक कर्टेसी टाइटल होता है, एक बिज़नेस टाइटल होता है। ठीक है, और एक शख्स के अगर एक से ज़्यादा कंपनी के अंदर डेज़िग्नेशन है, उसकी अपॉइंटमेंट्स हैं एक से ज़्यादा, तो जिसकी हाईएस्ट अपॉइंटमेंट है वो आप वहाँ पे लिखती हैं। डिटरमिन द प्रॉपर बिज़नेस टाइटल फॉर द रेसिपिएंट थ्रू रिसर्च, यानी कि अगर आप किसी को एड्रेस लिख रही हैं, अभी जैसे ज़ोया ने बताया कि उन्हें कहीं जॉब की ऑफ़र हुई है, आप वहाँ पे कवर लेटर लिख रही हैं, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके फाइंड आउट करें कि हु इज़ द डिपार्टमेंट हेड, और आप डिपार्टमेंट हेड का नाम, उसके स्पेलिंग, उसकी सारी चीज़ें वहाँ से देख के और फिर वहाँ पे लिखें। और अगर आप के पास कोई पुरानी कॉरेस्पॉन्डेंस कहीं से मिल जाती है तो आप उसको देख लें, वो एज ए रेफरेंस काम करेगी इसके लिए, आपके लिए। स्पेलिंग नेम, पीपल आर वेरी मच सेंसिटिव अबाउट स्पेलिंग ऑफ देयर नेम्स, तो आप स्पेल चेक प्रॉपर करें। और जितने भी अगर एक से ज़्यादा रेसिपिएंट हैं, ठीक है, तो आप उन सब के नाम सैल्यूटेशन के अंदर ऐड करें। ये आपको नीचे एग्जांपल वगैरह भी दी हुई है। अच्छा, जो बॉडी ऑफ द लेटर है वो आपका मेन क्रक्स है, उसके ऊपर आपने बड़ा फोकस करना है।
ठीक है। फॉर ब्लॉक एंड मॉडिफाइड ब्लॉक लेटर मैंने क्या बताया कि हर चीज लेफ्ट साइड के ऊपर लिखी जाती है। जो पीछे एग्जांपल देखिए उसमें भी आप देखिए सारी चीज लेफ्ट साइड के ऊपर लिखी हुई है। और मॉडिफाइड ब्लॉक लेटर का मतलब ये कि आप उसमें खुद से कोई चेंजेस कर लेती हैं, वो एक्सेप्टेड नहीं होती। ज़्यादातर जो ब्लॉक स्टाइल है वही ज़्यादातर उसके अंदर फॉलो किया जाता है। और आप सिंगल स्पेस के अंदर चीज़ें लिखती हैं। पैराग्राफ के अंदर जब आपने स्पेसिंग देनी है वो सिंगल स्पेस होनी है। बी श्योर टू लीव अ ब्लैंक लाइन बिटवीन ईच पैराग्राफ, यानी कि ये नहीं कि आप पैराग्राफ ही को कंटिन्यू करें, दो पैराग्राफ के दरमियान में आपको स्पेस जरूर देना चाहिए। वी ऑल नो दीज थिंग्स बट as far as the rule is concerned, we should revise these very minor things. Be sure to skip a line between the salutation and the body as well as the body and the close. यानी कि सैल्यूटेशन के बाद आप एक लाइन छोड़ के फिर नीचे लिखें, और जब आपकी बॉडी खत्म हो जाए क्लोज करने लगे तो फिर आप एक लाइन छोड़ के और उसके बाद नीचे उसको लिखें। इंट्रोडक्शन यानी कि जो आपकी बॉडी ऑफ द लेटर है, जब आप उसको स्टार्ट करती हैं तो वो जो इंट्रोडक्टरी लाइन है दीज शुड बी 1 or 2 sentences एंड दे शुड हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स का व्हाई यू आर राइटिंग दिस लेटर। Rest of the body includes the details of your letter. एंड में आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आता है, ठीक है। तो इसमें आप सिंसियरली योर्स, और ये नीचे मैंने आपको दिए हुए हैं कि ऑल द बेस्ट, बेस्ट रिगार्ड्स, आप कोई भी चीज़ आप इसमें चूज कर सकती हैं। फार्मूला इसका ये होता है कि बेस्ट रिगार्ड्स के बाद आप कॉमा लगाएं, नीचे आप अपने साइन करें और उसके बाद अपना फर्स्ट और लास्ट नेम, ये दो चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर दें। तो ये है लेटर्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू। अगर आप में से किसी का सवाल है तो आप बताएं, वरना फिर हम मेमोरेंडम को इसके बाद थोड़ा देख लेते हैं। यस, एनीवन हु हैज एनी क्वेश्चन? यस, ओके, दैट्स फाइन। अच्छा, मेमोरेंडम जैसे मैंने अपने शुरू में बताया कि मेमोरेंडम जो है ये इसे इंटर ऑफिस मेमोरेंडम भी कहा जाता है, जिसका कंप्लीट नेम है आईयूएम, इंटर ऑफिस मेमोरेंडम। लेटर्स होता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, और मेमोरेंडम क्या होता है कि ये आप विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आप चीज़ें कम्युनिकेट कर रही हो, तो इसका भी एक फॉर्मेट है। इसका फॉर्मेट क्या है ये देखें, ये बने बनाए उसके अंदर आपको लेटर हेड वगैरह मिलते हैं। इसमें इसके पार्ट्स क्या हैं? डेट होती है, जिस डेट को आप हम भेज रही हैं, किसको भेज रही हैं, किस डिपार्टमेंट में भेज रही हैं, और सब्जेक्ट इसका क्या है। अच्छा, कई जगहों पे सब्जेक्ट जो है वो हेडिंग लगा के सब्जेक्ट के बाद उसके नीचे वो उसका ऑल कैप्स के अंदर लिखा जाता है, कौन भेज रहे, टेलीफोन नंबर आपको भेजने वाले का यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है। और बाद ये भी प्रिंटेड होता है कि आप ये अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं किसी को, या आप उसकी इंफॉर्मेशन के लिए भेज रहे हैं, या उसका कोई एक्शन वगैरह उसमें है तो आप उसके लिए भेज रहे हैं। तो ये मेमोरेंडम जो है इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है। और अभी चूँकि ईमेल का ज़्यादा रिवाज है, मेमोरेंडम की तरफ कम रुझान है, लेकिन अभी भी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और बहुत सारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मेमोरेंडम जो है वो लिखे जाते हैं। इसकी बहुत सारी मतलब टाइप्स है। मेमो की इंफॉर्मेशन के लिए होता है, आप किसी से कोई चीज़ कंफर्म करना चाह रहे हैं, आप अपनी डिपार्टमेंट की पॉलिसी दूसरे डिपार्टमेंट को बताना चाह रही हैं। अच्छा, इसी तरीके से आप देखें कि जनरली जो मेमो है वो ऊपर से नीचे ट्रैवल करता है, यानी कि यू आर वर्किंग इन ए डिपार्टमेंट एंड यू आर कमिंग लेट, तो अचानक आपके एक मेमोरेंडम आपकी टेबल पे आपको मिलता है कि वाई यू आर कमिंग लेट, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट यू आर कमिंग लेट फॉर द लास्ट 2 or 3 days, which is against the office decorum. You are required to explain in writing why not a disciplinary action be taken against you for coming late या for this breach of discipline वगैरह वगैरह। तो उसके जवाब में आप अपने ही बॉस को भी जो एक्सप्लेनेशन देंगी वो भी मेमोरेंडम ही की फॉर्म के अंदर होगी। तो जस्ट लाइक एनी बिजनेस डॉक्यूमेंट, एक मेमोरेंडम जो है उसमें भी इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होती है और कंक्लूजन होता है। और इसमें हमेशा मेमोरेंडम लिखते हुए जस्ट लाइक लेटर अपने ऑडियंस को ज़रूर ध्यान में रखें, कोई भी डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ उसके अंदर नहीं आनी चाहिए। स्पेलिंग, ग्रामर, प्रूफ रीडिंग, ये चीज़ें सारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। राइट अ सब्जेक्ट दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर, मेमोरेंडम के अंदर सब्जेक्ट ज़रूर लिखें। अच्छा, इसके जो 7 स्टेप्स हैं
मेमो राइटिंग का वो ये है, पहला क्या है कि नो दी फॉर्मेट। तो फॉर्मेट नॉर्मली आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पता होता है कि आपका फॉर्मेट क्या है। लेबल योर मेमो, ठीक है, उसको लेबल करें, उसकी सारी चीज़ें जो हैं वो फिल करें आप। क्रिएट योर हेडिंग, अगर आप किसी मेमो का जवाब लिख रही हैं तो जो मेमो आपको आया हुआ है वही हेडिंग आपकी रिप्लाई के अंदर भी बनेगी। यानी कि एक सब्जेक्ट के ऊपर जितनी भी आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस हो गई, ये हमेशा रूल याद रखें लेटर राइटिंग में भी और बिजनेस मेमोरेंडम्स में भी, कि जो सब्जेक्ट आपका चल रहा है सारी कॉरेस्पॉन्डेंस में वही सब्जेक्ट आपका रहेगा, सब्जेक्ट आपका चेंज नहीं होगा। राइट अ कंसाइज इंट्रोडक्शन, यानी कि जिसकी स्टार्टिंग लाइन है वो बड़ी कंसाइज होनी चाहिए। राइट द मेमो बॉडी, अपना जवाब लिखें, कंक्लूजन लिखें और उसको प्रूफ रीड करें। ये अभी भी मैं देखता हूँ कि जो चीज़ें, जो मैसेज इवन मैं भी कई बार टाइप करता हूँ तो प्रूफ रीडिंग की तरफ हमारा रुझान कम है, तो प्रूफ रीडिंग के ऊपर हमें बड़ा फोकस करना चाहिए। 5 मेन टाइप जो मेमोरेंडम्स की हैं वो रिक्वेस्ट मेमो होते हैं। आप कोई चीज़ किसी डिपार्टमेंट से मांग रही हैं तो वो रिक्वेस्ट मेमो कहलाएगा। कंफर्मेशन मेमो है, आपको कोई चीज़ रिसीव हो गई है, आपने उसका जवाब देना है तो वो कंफर्मेशन कहलाएगा। रिपोर्ट्स भी भेजती है। अच्छा, मेमो एक छोटी टाइप की रिपोर्ट भी होती है कि आप अपने डिपार्टमेंट की रिपोर्ट जो है अपने बॉस को भेजती हैं या अपने जो हेड है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का आप उसको भेजती हैं, तो वो भी एक मेमो की शक्ल में ही बेसिकली जाती हैं। आइडियाज़ होते हैं, सजेशन होते हैं, वो भी मेमो के जरिए आप भेजती हैं। इनफॉर्मल स्टडी रिजल्ट्स जो होते हैं, जैसे स्टडी की जाती है कि वाई एम्प्लॉयज आर नॉट वर्किंग वेरी एफिशिएंटली, फाइंड आउट द रीजंस। तो अगर फॉर्मल में जाएंगे तो वो प्रॉपर एक रिपोर्ट बनेगी, लेकिन अगर आप 2 4 5 पॉइंट लिखेंगे उसमें तो वो आपकी इनफॉर्मल टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी जाएगी मेमोरेंडम की शक्ल में। ये मेमोरेंडम का आप देख लें, उसके ऊपर टाइप जो होता है मेमोरेंडम, ठीक है। टू में नेम ऑफ द इंटेंडेड रेसिपिएंट्स, फ्रॉम कौन लिख रहा है, आपका टाइटल वगैरह क्या है। डेट में आपका मंथ डे ईयर आ जाएगा, ये उसका फॉर्मेट होता है। सब्जेक्ट में जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ द मेमो है, कई ऑर्गेनाइजेशन का ये सारा कैपिटल के अंदर लिखा जाता है, यहाँ पे रनिंग के अंदर है। तो आपको देखना है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करिए कि वहाँ का मोडस ऑपरेंडी क्या है। नीचे आपने अपने मेमो को बॉडी ऑफ द लेटर लिखी, ठीक है। ज़्यादा पॉइंट्स हैं, 3 4 हैं, तो आप उनको बुलेट पॉइंट्स के अंदर लिख दें। उसके बाद आप उसको कंक्लूड करें, थैंक यू लिखें और अपना नाम और उसके ईमेल एड्रेस और इसको फ़ोन नंबर लिखे तो आप इसको सेंड कर दें। ये देखें, ये भी एक प्रिंटेड फॉर्म है। बाद जगह पे पूरे पूरे प्रिंटेड फॉर्म आपको मिलते हैं मेमोरेंडम के अंदर, लेकिन चूंकि आप अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रही तो इसलिए आपको इतना आइडिया नहीं है। लेकिन मिस आबिद ये गालबन बैंक में ये कहीं काम कर रही है तो ये यकीनी तौर पर मेमोरेंडम के बारे में बेहतर तौर पर गाइड कर सकती हैं, बता सकती हैं। वैसे तो मैंने भी काफ़ी मेमोरेंडम लिखे हैं और जो नस्ख के अंदर लिखे जाते हैं उनका फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है। तो हर कंपनी का एक अपना कल्चर और एक अपने उनके फॉर्मेट और चीज़ें होती हैं। So here we come to the conclusion of our today's class. Now I am open for the questions. जो सवाल हैं, जो कोई क्वेरी है, खास तौर पे मिस आबिद अगर कोई पूछना चाह रही हैं तो मोस्ट वेलकम। सर जो बिजनेस राइटिंग के अलावा, बिजनेस इंग्लिश के अलावा मेमोस लिखे जाते हैं उसमें पिक्चर्स भी कहते हैं कि इंक्लूड करें। जैसे स्कूल्स वगैरह में टीचर्स वर्कशॉप्स वगैरह होती है तो उसमें कहते हैं मेमोस लिखें, तो अब टीचर पिक्चर्स वगैरह से भी डिस्क्राइब करवाते हैं वो लोग। लेकिन मेमो में ऐसा होता नहीं है। मैंने 24 साल में काफ़ी मेमोरेंडम भी लिखे, लेटर्स भी लिखे और किसी भी, देखें ये होता तो इनफॉर्मल है, मेमोरेंडम जो है वो आपके एक इनफॉर्मल सी, लेकिन इसका दर्जा फॉर्मल का होता है। राइटिंग जब भी आएगी ना, राइटिंग में जब भी आप कोई चीज़ें लिखेंगी तो वो भले इनफॉर्मल होगा लेकिन उसका स्टेटस याद रखें कि हमेशा फॉर्मल होगा। वाई दैट कैन बी ये बेटा है मेरा छोटा, तो दैट कैन बी प्रेजेंटेड एनीवेयर एज एन एविडेंस, ठीक है। वो एविडेंस के तौर पे कहीं पे भी पेश किया, देखें ये आपने ये अपने आइडियाज दिए थे तो वो चूंकि एज ए रेफरेंस कोट होता है, उसके ऊपर आपकी पूरी प्रेस्टीज, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी ऑनर, आपकी वो सारी चीज़ें बेस कर रही होती है, तो इसलिए आपको उसे फॉर्मल रखना पड़ता है। देखें जो पिक्चर्स वगैरह वाला, वैसे तो खैर मैं चूँकि मैंने बताया कि मैंने 4 5 साल बहरिया मॉडल स्कूल में भी एज ए हेड ऑफिस में भी काफ़ी काम किया, तो कोई ऐसी चीज़ मेरे नॉलेज में नहीं गुजरी। अगर आपके यहाँ ऐसी गुजरी है और एक नई चीज़ है
तो आप ज़रूर शेयर करें, और आपके लिए पॉसिबल तो आप बेशक ग्रुप में आप उसकी फ़ोटो भी लगा दें, इफ़ इट इज़ कन्वीनियंट फॉर यू। अदरवाइज मतलब मेरे पास MBA और CA और ये सारी बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं, तो किसी भी जगह पे मेमोरेंडम के अंदर पिक्चर जैसी चीज़ें नहीं आती। अटैचमेंट में हाँ भेज सकती हैं, टेक्स्ट के अंदर नहीं आएगा, लेकिन मैंने कहा एनक्लोजर लगाते हैं ना, एनक्लोजर ऊपर लिखा होता है एनक्लोजर, और उसमें आप लिख सकते हैं कि 5 पिक्चर जो भी है। मेन मेमो के अंदर ये चीज़ नहीं आएगी। अटैचमेंट के जरिए आप जो मर्जी भेज दें, आप CD भेज दें, आप चार्ट्स भेज दें, ग्राफ्स भेज दें, पिक्चर्स भेज दें, एनीथिंग कैन बी सेंट बट एज एन अटैचमेंट, बट नॉट इन द मेन मेमो। जी, yes, any question? Why there is so much silence? Okay, if there is no question, then we come to the end of our today's class. मैं इंशाल्लाह भी आपको ये PDF फॉर्मेट में चीज़ें भेज देता हूँ, और रिकॉर्डिंग भी कोशिश सर करता हूँ कि वो भी ऑनलाइन कर। जी, जी सर, जोया बात कर रही हूँ। मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना था कि जैसे ई बुक वगैरह होता है, ई बाई की जो वर्किंग होती है वो कैसे की जाती है? क्या आप इसके लिए भी हमें कुछ नेक्स्ट क्लास में सिखा सकते हैं? ई बुक के हवाले से जी जी, मैं इसके ऊपर मेरी एक्सपर्टीज तो नहीं है, लेकिन मैं इसको चेक कर लूंगा और हम इसको पॉइंट ऑफ डिस्कशन में लेके आ सकते हैं। देखिए, ये कोर्स है 12 से 13 क्लासेस का, और हमने 16 क्लासेस रखी थी, 3 एडिशनल क्लासेस इसके अंदर ऐड की थी, ताकि अगर आप कोई प्रेजेंटेशन देना चाहती हैं, आप कोई चीज़ डिस्कस करना चाहती हैं, आप कोई नई चीज़ सीखना चाहती हैं, तो आप ये काइंडली ग्रुप के अंदर मेंशन कर दीजिएगा कि मुझे ई बुक्स का प्रोसीजर वगैरह सीखना है, तो मैं इंशाल्लाह उसको क्लास के अंदर ऐड कर दूंगा। क्योंकि प्रपोजल राइटिंग जो है ना, वो थोड़ा सा हैवी सब्जेक्ट है, और वो 2 क्लासेस लेगा। इसके बाद रिपोर्ट राइटिंग हम एक क्लास में कर लेंगे, और अब हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह सैटरडे को, क्योंकि कल हम लोग जा रहे हैं, तो सैटरडे को इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी, और फिर नेक्स्ट में हम इसको रेगुलर करेंगे। तो मीन टाइम में आप ओके सर, थैंक यू ज़रूर सो ग्रुप में मच। लिखिएगा ई बुक का, तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर वर्किंग कर लूँगा। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। Love